हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग कार्ब एनायन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक के बटन को दबाइए। और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लेक्चर्स को। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए, और आज का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमको पढ़ना है कार्ब एनायन के बारे में। चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि ये कार्ब एनायन क्या होता है। तो देखिए जरा कार्ब एनायन क्या होता है। तो इंटरमीडिएट in which carbon atom have negative charge called as कार्ब एनायन। क्या कह रहा है कि ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें जो कार्बन एटम हो उसके पास निगेटिव चार्ज हो। तो अगर इंटरमीडिएट है और उस कार्बन एटम के पास निगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग कार्ब एनायन के नाम से जानेंगे। और अभी हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर्स पढ़ा हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंटरमीडिएट इन विच कार्बन एटम है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको कार्बोकेटायन बोलते थे। और इसमें अगर निगेटिव चार्ज है तो इस निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तब हम लोग इसको बोल रहे हैं कार्ब एनायन। तो चलिए जरा और एक डिफिनीशन देख लेते हैं कार्ब एनायन की। एक और डिफिनीशन, कार्ब एनायंस are those organic anions in which carbon atom have निगेटिव चार्ज। कार्ब एनायन एक ऐसा ऑर्गेनिक एनायन होता है जिसके कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो देखो जरा, अगर आपको दिया गया हो CH3 पे निगेटिव चार्ज, CH3 पे निगेटिव चार्ज, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल कार्ब एनायन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेथिल कार्ब एनायन। मेथिल कार्ब एनायन है। अगर हो C2H5 पे निगेटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दो कार्बन को एथिल बोलते हैं ना, एथिल ग्रुप है और निगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? एथिल कार्ब एनायन। इसको हम लोग बोलेंगे एथिल कार्बन आयन। और अगर हो C3H7 पे निगेटिव चार्ज तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपिल कार्ब एनायन। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपिल कार्ब एनायन। तो देखो जरा, कार्ब एनायन किसको बोलते हैं? इंटरमीडिएट इन विच कार्बन एटम हैव निगेटिव चार्ज। ऐसा इंटरमीडिएट जिसके कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज हो उसी को हम लोग कार्ब एनायन बोलेंगे। और कार्ब एनायंस आर दोज, इसको एक और डिफिनीशन है कि कार्ब एनायंस आर दोज ऑर्गेनिक एनायंस इन विच कार्बन एटम हैव निगेटिव चार्ज। और एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से दिए गए हैं? जब CH3 हो, एक कार्बन का है यानी मेथिल कार्ब एनायन है, दो कार्बन का है यानी एथिल कार्ब एनायन है, तीन कार्बन का यानी प्रोपिल कार्ब एनायन है। तो ये हम लोगों ने कार्ब एनायन को जान लिया और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लिया। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। तब तक आपने जितना लिखा है इतने का तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ के इसके प्रॉपर्टी को डील कर सकें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जरा अब हम लोग इस कार्ब एनायन की और प्रॉपर्टी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो कार्बन एटम ऑफ कार्ब एनायंस
हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ROR 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि जो कार्बन एटम होता है कार्बन आयंस का, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर कार्बन आयन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, यह है कार्बन आयन का स्ट्रक्चर। देखो कुछ कार्बन आयन का है, ये कार्बन एटम है, इसके पास है निगेटिव चार्ज, इसके पास है निगेटिव चार्ज और 3 इसके बॉन्ड्स बने होते हैं, 3 इसके बॉन्ड बने। ये CH3 का एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है, ये CH3 का आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो देखो जरा, एक बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड बना है तो उस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जरा, जो ये कार्बन आयन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ इधर बनाया, कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बनाया, कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बनाया, यानी कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉन्ड बना है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये भी हम लोग का सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो देखो जरा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज का, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो कार्बन एटम है कार्बन आयंस का, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात जाननी है, देखिए जरा, कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो हमने क्या जाना कि कार्बन आयन में जो कार्बन एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात चीज क्या कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3 है। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस टाइप का है? तो स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, अगर इस कार्बन आयन के बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो जो इसका बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 102 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल कितना का होता है? तो बॉन्ड एंगल इसमें जो पाया जाता है वो 102 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ये जो कार्बन आयंस जो होते हैं, कार्बन आयंस जो हम लोग के होते हैं, कार्ब एनायंस वर्क्स like a nucleophilic reagent, देखिएगा जरा ध्यान से, जो कार्बन आयंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह से वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो कार्बन आयंस वर्क्स लाइक अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के मतलब क्या? निगेटिव चार्ज है। और इसको हम लोग लेविस बेस भी बोलते हैं। कार्बन आयंस आर लेविस बेस माने जाते हैं कार्बन आयन। क्यों? क्योंकि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या बोला जाएगा? लेविस बेस बोला जा सकता है। तो कार्बन आयन के बारे में क्या क्या हम लोगों ने प्रॉपर्टी देख लिया कि कार्बन आयन में जो कार्बन एटम होता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल होता है, बॉन्ड एंगल 102 डिग्री का होता है और कार्बन आयन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरीके से वर्क करते हैं और कार्बन आयन जो होते हैं वो हम लोग के क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं। फटाफट से
जितना मैंने पढ़ाया उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन दिया है, लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने, तब तक किसने का ले लीजिए। चलिए जरा अब हम कार्ब एनायंस में और चीजें पढ़ते हैं। अब इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन कितने टाइप के होते हैं, इसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ये कार्ब एनायंस हम लोग का होता है वो 3 टाइप का होता है। प्राइमरी कार्ब एनायन, प्राइमरी कार्ब एनायन जिसको हम लोग 1 डिग्री कार्ब एनायन के भी नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हम लोग का सेकेंडरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी कार्ब एनायन जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्ब एनायन। और तीसरा जो होता है टाइप वो होता है टर्शियरी कार्ब एनायन, टर्शियरी कार्ब एनायन जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो जो कार्ब एनायंस है वो हम लोग का 3 टाइप का होता है। प्राइमरी कार्ब एनायन जिसको 1 डिग्री कार्ब एनायन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्ब एनायन जिसको 2 डिग्री कार्ब एनायन बोलते हैं, टर्शियरी कार्ब एनायन जिसको हम लोग 3 डिग्री कार्ब एनायन बोलते हैं। अब ये प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, इसको जरा हम लोग देख लें। देखो जरा, अगर ये कार्बन एटम है, ये अगर हम लोग का कार्बन एटम है जिसके पास जो है निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, कार्बन एटम अगर निगेटिव चार्ज लगा हुआ है और वो डायरेक्टली अगर एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्ब एनायन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्ब एनायन या फिर 1 डिग्री कार्ब एनायन, 1 डिग्री कार्ब एनायन। ऐसा कार्ब एनायन जिसमें जो कार्बन एटम पे जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वाला कार्बन एटम अगर डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, निगेटिव चार्ज वाला कार्बन एटम अगर एक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्ब एनायन या फिर प्राइमरी कार्ब एनायन। किसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री। देखो जरा, CH3, CH पे निगेटिव का चार्ज है और इधर भी एक CH3 जुड़ा हुआ है। देखो जरा, अगर कार्बन एटम जो है जिसके पास निगेटिव चार्ज है, तो कार्बन एटम से जिसके पास निगेटिव चार्ज है, अगर वो डायरेक्टली 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप ये और दूसरा एल्किल ग्रुप ये, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्ब एनायन। जब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं जान पाएंगे तो अपने MCQ क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे पूछा जाता है और आपको आना ही आना है आपके प्रॉब्लम में, एग्जाम में। तो देखो जरा, अगर ये 1 डिग्री कार्ब एनायन है तो जो निगेटिव चार्ज वाला कार्बन एटम है वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच होगा। 2 डिग्री कार्ब एनायन का मतलब क्या है, जो निगेटिव चार्ज वाला कार्बन एटम होगा वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, एक कार्बन एटम एक कार्बन एटम, ये जिसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्ब एनायन। अगर जो ये निगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम यहाँ, दूसरा कार्बन एटम यहाँ और तीसरा कार्बन एटम हम लोग का यहाँ, तो ऐसे कार्ब एनायन को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्ब एनायन या फिर टर्शियरी कार्ब एनायन, टर्शियरी कार्ब एनायन। ये हम लोग का प्राइमरी कार्ब एनायन, ये हम लोग का टर्शियरी कार्ब एनायन, ये 2 डिग्री कार्ब एनायन और ये हम लोग का 3 डिग्री कार्ब एनायन। अगर नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है तो 1 डिग्री कार्ब एनायन, निगेटिव चार्ज वाला कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जरूर अटैच है 2 डिग्री कार्ब एनायन, और अगर निगेटिव चार्ज वाला कार्बन एटम डायरेक्टली 3 जो है कार्बन एटम से अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो प्राइमरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी कार्ब एनायन और टर्शियरी कार्ब एनायन, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इतने को नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं स्टेबिलिटी पे, जो है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे हमसे MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम्स में। चलिए जरा, अब हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जिसपे हम लोग के MCQ क्वेश्चन आएंगे, हमारे एग्जाम में MCQ क्वेश्चन इस पे आएंगे। और क्या है ये, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन,
कि कौन सा कार्बन आयन कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी हमको देखनी है। स्टेबिलिटी के लिए कुछ बातें हैं जो हमको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या, अगर वो बातें आप जान लेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। पहली चीज़ क्या कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या होता है। इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आपको, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक रिकैपिचुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस चैप्टर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स आपके पड़े हुए हैं। जो चाहें आप लोग तो देख सकते हैं, बिना देखे आपको यहाँ काम चलने वाला नहीं है। वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं, क्योंकि बिना इसके जानने आप स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम जरा देखते हैं कि कार्बन आयंस में स्टेबिलिटी के लिए क्या चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अगर हमको जाननी है तो हमको कुछ बातें हैं जिसको जाननी होंगी। क्या बातें जाननी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है अगर कार्बन आयन के साथ तो उसकी स्टेबिलिटी को वो बढ़ा देगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया है तो वो उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। लिखा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम कार्बन आयंस आर अनस्टेबल। कार्बन आयंस में जो कार्बन एटम है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये कार्बन आयंस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, देखो लिखा है इफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी तरफ, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या होगा, इफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज बॉन्डेड विथ द नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अगर लग गया है नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम से तो क्या करेगा, द नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम इज डिस्पर्स्ड, वो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, और जैसे ही डिस्पर्स करेगा एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, तो एक जगह से दूसरे जगह जैसे ले जाएगा, डिस्पर्स करेगा, डिलोकलाइजेशन करेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी कार्बन आयन की बढ़ जाएगी। तो अगर किसी कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स्ड करते हैं, डिलोकलाइज करते हैं, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। क्या आपको बताया गया कि अगर किसी कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, यानी डिलोकलाइजेशन कर देंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी चीज जाने कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो जरा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बॉन्डेड विथ नेगेटिव चार्ज कार्बन इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या कहा गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज तो है और ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने लगेगा। और जब नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे तो उनके अंदर क्या होता चला जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या बताया गया आपको कि सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, तो सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी क्यों बढ़ा रहा है, अगर कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी क्यों घट रही है,
तो आपको बताना है वहां पे कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वो निगेटिव चार्ज कार्बन एटम को, निगेटिव चार्ज जो है उसको डिस्पर्स कर देते हैं या फिर डीलोकलाइज कर देते हैं, यानी एक जगह से वो दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप निगेटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट होने लगेगा और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो अगर कोई व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बॉन्डेड विथ निगेटिव कार्बन एटम इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑन निगेटिव चार्ज कार्बन एटम एंड रिपल्सन इंक्रीजेज सो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेज। हमने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि वो निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को घटाते हैं क्योंकि वो निगेटिव चार्ज को बढ़ाने लगते हैं और निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। अब एक एग्जांपल में देखो पूछा गया है, इस पे हम एक एग्जांपल डील करते हैं। हम लोगों से पूछा गया है कंपाउंड ए दिया हुआ है, एक जो है कार्बन आयन दिया गया है, दूसरा कार्बन आयन दिया गया और एक तीसरा कार्बन आयन दिया गया, और इसमें पूछा गया है कि बताइए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, किस कार्बन आयन के पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो अगर इसकी हम बात करें तो जो कार्बन एटम से जो ये ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन एटम से जो ग्रुप लगा हुआ है कैसा ग्रुप है, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अगर हम इस कंपाउंड थर्ड की बात करें तो कंपाउंड थर्ड में इलेक्ट्रॉन एक आर लगा हुआ, यानी ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं, रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जितने लोग नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे वाले वीडियोस को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए यहाँ आइए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से ये स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। इसके पास न तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और न तो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, न तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है न ही इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। इसके पास न तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है न तो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, यानी ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये पहला वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन सा, ये दूसरा वाला कंपाउंड। और सबसे कम स्टेबल कौन, ये तीसरा वाला। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखना क्या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, दूसरे वाले में न तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है न तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये जो है इसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो फटाफट से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग और आगे बढ़े और स्टेबिलिटी के और सारे प्रॉब्लम्स को भी देख सके। लाइक का बटन दिया, लाइक के बटन को भी दबाते चलिए। चलिए जरा हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें। जरा हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट दिया गया है, ये सेकेंड कंपाउंड दिया गया है, ये थर्ड कंपाउंड जो है कार्बन आयन दिया गया है और ये फोर्थ दिया गया है। और इसमें पूछा है कि बताइए कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसको हमको देखना है कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। पहला दिया है वो CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा जो CH3 CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, तीसरा जो है CH3 का होल थ्राइस C पे नेगेटिव चार्ज और चौथा जो है CH3 का होल ट्वाइस CH पे नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स को और ज्यादा क्लियर करके हम लोग बना लें और फिर हम लोग एक एक करके देखें कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पहले का स्ट्रक्चर तो आसान ही है, ये CH3 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस ये वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, CH3
CH2 पे निगेटिव चार्ज। ये दूसरा ये देखो ये वाला है, इसमें CH3 का होल थ्राइस है, यानी एक CH3, इधर भी एक CH3 और इधर भी एक CH3 है, और साथ ही साथ इस कार्बन पे क्या है, निगेटिव का चार्ज है। इसकी अगर हम बात करें तो CH3, इधर भी एक CH3 और इधर एक हाइड्रोजन एटम है और इसके पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो देखो जरा हम देख लें कि ये किस किस टाइप के कार्बन आयन हैं। ये देखो ये जो कार्बन एटम है ये किसी भी और अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसको 0 डिग्री का बोलते हैं हम लोग, ये 0 डिग्री है हम लोग। ये जो कार्बन एटम है जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री का कार्बन आयन बोलते हैं, कार्बन आयन बोलते हैं। ये देखो ये जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये क्या है, 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बन आयन है जिसको टर्शियरी कार्बन आयन। ये देखो ये कार्बन एटम है डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन आयन है। तो ये देखो हम लोग का 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो देखो जरा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को, किसकी स्टेबिलिटी को, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी स्टेबिलिटी कम, जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना ही उसकी स्टेबिलिटी कम। तो देख लें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास है ही नहीं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने हैं, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काउंट करें तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी उतनी ही कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यानी ये CH3 सबसे ज्यादा स्टेबल, ये CH3 सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी ये हम लोग का जो CH3 है ना, CH3 ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद कौन, जिसके पास जितना कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसके पास 1 है इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो सबसे कम किसके पास, इसके पास है। तो इससे कम स्टेबल कौन, ये वाला CH3 CH2 पे माइनस का चार्ज। इसके बाद देखो बच गए कौन, ये और ये। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे कम किस में, इस वाले में है, यानी ये वाला जो है CH3 का होल ट्वाइस CH पे निगेटिव का चार्ज, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम ये है हम लोग का CH3 का होल थ्राइस C पे निगेटिव चार्ज। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, सबसे ज़्यादा स्टेबल CH3, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, तो CH3 CH2 पे निगेटिव चार्ज। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल, इससे कम स्टेबल कौन, CH3 का होल ट्वाइस CH पे निगेटिव चार्ज, और सबसे कम स्टेबल कौन, CH3 का होल थ्राइस पे C पे माइनस का चार्ज। यानी अगर हम बात करें स्टेबिलिटी के ऑर्डर को सेट करने की तो 0 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर कौन 1 डिग्री का, फिर उसके बाद कौन 2 डिग्री का, फिर उसके बाद कौन 3 डिग्री का। यानी ये कार्बोकेटायन से तो उल्टा ऑर्डर है, कार्बोकेटायन में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कार्बन आयन में कौन 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा। ये जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप याद रखेंगे तो लगभग 2 क्वेश्चंस आएंगे, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आयन या फिर कार्बोकेटायन पे आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बिना किसी के ज़रूरत के आप लोग कर सकते हैं। आपको मैंने रीज़न भी बता दिया, तो फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं एक और क्वेश्चन को डील करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए जरा अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी जरा हम लोग देख लें। दिया है प्रोपिल कार्बन आयन, एलिल कार्बन आयन और बेंजिल कार्बन आयन, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक मैं बात आपको बता दूं, अभी तक कहीं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं आए हुए थे, लेकिन जो रिजोनेंस होता है वो मॉलिक्यूल को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करता है। रिजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अगर रिजोनेंस है तो वो स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो रिजोनेंस शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा, और जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितना ज़्यादा आपके रिजोनेंस की वजह से जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस अगर प्रोपिल कार्बन आयन की बात करें तो इस प्रोपिल कार्बन आयन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो जब कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो यानी ये जो है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है नहीं बनाएगा। प्रोपिल कार्बन आयन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो एलिल कार्बन आयन्स हैं ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, यहां से देखो ये इसके पास है निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां फेंकेगा बॉन्ड बनाने के लिए। यहां से एक बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH2 पे निगेटिव चार्ज, CH2 पे निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से एक रिजोनेटिंग, यानी ये जो एलिल कार्बोकेटायन है, ये एलिल कार्बोकेटायन जो है वो एक रिजोनेटिंग, ये यानी ये जो है 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा और एक दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बने, यानी ये एक ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। ये इससे ये बन सकता है। अब हम चलते हैं इस बेंजिल कार्बन आयन के पास। बेंजिल कार्बन आयन कितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। चलिए जरा बेंजिल कार्बन आयन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जरा, ये है CH2 पे निगेटिव का चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, देखो जरा, देखिए जरा ध्यान से क्या हुआ। इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंके तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, CH2 पे पॉजिटिव का साइन आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ से डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो गया। एक डबल बॉन्ड बना और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी निगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया। ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही, ये वाला बॉन्ड भी हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही। फिर क्या होगा, ये एक बार और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, ये यहाँ से फिर एक बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। क्या बनेगा, इसका एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं नीचे बना दे रहे हैं। चलिए इसका एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां से एक बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां शिफ्ट हो रहा है, ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया, जैसा है वैसा ही। और ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव का साइन जैसा है। फिर क्या होगा, यहां से फिर एक बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो जरा क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हम लोग का, ये एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, डबल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव का साइन, ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही। यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है तो हमने एक बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ के हम यहाँ रख ले रहे हैं तो यहाँ हमने रख लिया। देखो अब इसके बाद एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड बने और यहाँ का एक बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो जहाँ से भी हम लोग एक बॉन्ड बनाने और एक बॉन्ड तोड़ने की वजह से पहला स्ट्रक्चर पा लेते हैं, तुरंत वहाँ हम लोग क्या करते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ से हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका हमने बना दिया। देखो इसका कौन सा स्ट्रक्चर बना, यहाँ से इसका बन गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, 1
2 3 4 और इसको लेके 5, इसके लेके ये 2 और इसको लेके ये 5। यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा किसके हैं? सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पास है, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हम लोग का हो गया कौन सा? सबसे ज़्यादा स्टेबल हम लोग का कौन सा हो गया? ये हम लोग का बेंजील वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर कौन सा? ये एलिल वाला। और सबसे कम स्टेबल कौन? ये प्रोपिल वाला। क्यों? क्योंकि प्रोपिल के पास कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। प्रोपिल कार्बोकेटायन कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। एलिल जो है वो 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये जो है ये 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या हो? स्टेबल होगा। तो जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी। इस हिसाब से बेंजील कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर कौन सा? एलिल कार्बोकेटायन, और फिर कौन सा? प्रोपिल कार्बोकेटायन। फटाफट से जितना पढ़ा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से तुरंत लीजिए। चलिए जरा एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस टाइप का है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो अगर पेपर और ज़्यादा हार्ड बनता है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो आप जितने लोग नीट और जेईई की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो देखो जरा, ये जो कार्बन केटायन है इसमें कार्बन एटम जो है, जो कार्बन एटम नेगेटिव चार्ज का है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी एल्कीन कार्बन आयन है। ये जो कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी एल्कीन कार्बोकेटायन है। सॉरी, ये देखो, ये जो कार्बन एटम जो जुड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज से वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी एल्काइन कार्बोकेटायन, एल्काइन कार्बन आयन है। और ये देखो, ये जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, इस कार्बन एटम जो जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एल्कीन कार्बन आयन है। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी एथिल कार्बन आयन है, यानी एल्केन का कार्बन आयन है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये एल्कीन कार्बन आयन। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी एल्कीन कार्बन आयन। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इथिल कार्बन आयन या फिर एल्केन कार्बन। तो एल्काइन, एल्कीन और एल्केन कार्बन आयन। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, डबल बॉन्ड एल्कीन और सिंगल बॉन्ड एल्केन। तो हमको दिया है कि इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, एल्काइन कार्बन आयन की, कि एल्कीन कार्बन आयन की, कि एथाइल कार्बन आयन की। इसमें हमको बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए देखो जरा, एक और पैरामीटर है। अभी तक हमने क्या कितना देखे? पहला चीज देखे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो स्टेबिलिटी घटा रहा था, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था। दूसरी चीज देखे क्या, कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और तीसरी चीज जो हमको जाननी है वो क्या जाननी है, तीसरी जो प्रॉपर्टी हमको जाननी है बहुत छोटे में जानना है, कि अगर परसेंटेज यस कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, यस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, यस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जगह जरा, ये एल्काइन कार्बन आयन है, एल्काइन कार्बन आयन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन। जहां भी ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा सोचा नहीं जाता है, हाइब्रिडेशन हम लोग का क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और सिंगल बॉन्ड वाले में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखो जरा, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा। तो अगर इसकी बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर 50% है। सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर किसके पास है, एल्काइन कार्बन आयन के पास है। एल्काइन कार्बन आयन के पास सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर है। एल्कीन कार्बन आयन के पास इससे कम 33.33% यस कैरेक्टर है, और एथिल के पास इससे भी कम जो है क्या है, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर है। तो परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। यानी जो ये एल्काइन कार्बन आयन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर कौन होगा, ये एल्कीन कार्बन आयन, और सबसे कम स्टेबल कौन, ये एथिल कार्बन आयन यानी फिर एल्केन वाला। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्यों कि जितना ज्यादा कार्बन आयन के केस में जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, स्टेबिलिटी उतनी ही
ज़्यादा। फटाफट से इतने को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्ब एनायन क्या होते हैं, कार्ब एनायंस के टाइप कितने टाइप के होते हैं, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी इसके लिए हम लोगों ने देखा हुआ है। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल्स को देख रहे हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने पुराने लोग हैं वो एक बार लाइक के बटन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और जो जितने भी लोग हैं जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं वो लोग शेयर भी करते रहें, ताकि और भी स्टूडेंट्स जिनको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।